प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो जिस प्रकरण पर बात कर रहे हैं वो प्रकरण है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हमें इन्हें प्रतिपादित करने की आवश्यकता क्यों होती है। अगर हम टीचिंग की बात करें, हम लोग लर्निंग की बात करें, हम लोग एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। बेसिकली टीचिंग हो या लर्निंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये सारी प्रोसेस है। हम जैसे हम सब लोग जानते हैं कि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टीचिंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये जो प्रकरण है, ये प्रक्रियाएं हैं, और कोई भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब उस प्रक्रिया के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए। जब तक उस प्रक्रिया के लिए उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तब तक वो प्रक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती है जब तक हम उसके लिए हमने कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है। सपोज है एक विद्यार्थी कोई दौड़ रहा है और वो दौड़ता ही चला गया है। जब तक हमने उसके लिए कोई निर्धारित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, चाहे वो 100 मीटर निर्धारित किया गया हो, चाहे वो 200 मीटर निर्धारित किया गया हो, चाहे वो 500 मीटर निर्धारित किया गया हो, जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जब तक कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है, तब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगर हमने ये निर्धारित नहीं किया है कि विद्यार्थी को कितना दौड़ना है, तो वो विद्यार्थी दौड़ता ही रहेगा। तो ठीक इसी ढंग से चाहे वो एजुकेशन की प्रोसेस है, चाहे वो टीचिंग की प्रोसेस है, चाहे वो लर्निंग की प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया हो, वो प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जबकि उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया हो। उसको प्राप्त करने में जो भी स्थितियाँ होती हैं, चाहे वो समय की स्थिति हो या अन्य स्थितियाँ हो, वो हम बाद में निर्धारित करते रहते हैं। अब अगर हम देखें, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की अगर हम फेजेस की बात करते हैं, उद्देश्य निर्धारण की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षण की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव फेज, एंड सेकेंड फेज इज इंटरेक्टिव फेज, एंड थर्ड फेज इज पोस्ट एक्टिव फेज। पहली जो अवस्था है, फर्स्ट जो फेज है प्री एक्टिव फेज, उसको हम एजुकेशन की भाषा में या शिक्षण की जो एक अन्य रूप है वो होती है प्लानिंग फेज या प्लानिंग स्टेज। सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जो कि एजुकेशन में जिसको हम जो है ना इंटरेक्टिव फेज कहते हैं, वो सामान्य रूप से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज रहता है। थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव फेज, जो कि सामान्य रूप से इवैल्यूएशन फेज होता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण हम सबसे पहले जो प्री एक्टिव फेज हमारी है उस अवस्था में करते हैं, यानी जो हमारी प्लानिंग की अवस्था है कि हमको कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करने हैं। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने कि विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है प्लानिंग की अवस्था में। और अब अगर हम उद्देश्यों में अगर हम देखें तो उद्देश्यों के निर्धारण के लिए एक अध्यापक को 3 क्रियाएं करनी होती है। फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ टास्क, कार्य का विश्लेषण करना। सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना, और थर्ड वन इज शिक्षण उद्देश्यों को लिखना, राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मेन चीज़ें हैं। पहले तो हमको ये निर्धारित करना होता है कि हमको कि वो कार्य कौन सा है, किस कार्य को हमको पूरा करना है। एनालिसिस ऑफ टास्क, उस कार्य का विश्लेषण करना है कि हमको कौन सा काम करना है, कौन सा आज अध्याय पढ़ाना है, कौन सा आज टॉपिक पढ़ाना है। उस टॉपिक के अंदर भी अगर हमारी कोई यूनिट्स हैं तो वो यूनिट्स कौन कौन सी है, उसके लिए हमने कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स निर्धारित किए हैं, हम उसको पहले निर्धारित करते हैं। देन हम उद्देश्यों को पहचानते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य है। उन उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं कि हमको एक टॉपिक को पूरा करना है, इस प्रकरण को पूरा करना है, इस यूनिट को पूरा करना है, इस टीचिंग पॉइंट को पूरा करना है। तो इस शिक्षण बिंदु को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकरण को प्राप्त करने के लिए, या इस इकाई को प्राप्त करने के लिए हमारे कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, या हम इस शिक्षण के बाद हम किन उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे, ये हमारी स्थिति रहती है। तो उसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और तीसरा होता है कि उन उद्देश्यों को
लिखना कि उन उद्देश्यों को कैसा लिखा जाएगा। राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होता है और उनको जो ना बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं, उसको लिखने की अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब अगर हम शिक्षण के उद्देश्यों की पहचानने की बात करते हैं कि उनको कैसे पहचानना है, तो उसके लिए अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं। जैसे हमारे पास है मूल्यांकन के जो आयाम है, इवैल्यूएशन अप्रोच है, और टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत है। तो इसमें अलग अलग समय पे विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न जो एजुकेशनिस्ट है, शिक्षा शास्त्री है या जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने उद्देश्यों का, और इसमें जो सबसे प्रचलित नाम है, जो कि हम एक बहुत लंबे समय से हम जिसका अध्ययन करते आ रहे हैं और जो कि अमून शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बहुत प्रचलित नाम है, जिनकी की टेक्सोनॉमी सबसे प्रसिद्ध रही है, वो रहे हैं प्रोफेसर BS ब्लूम, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक जो क्रांतिकारी जो एक प्रारंभ किया था और जिसको लेकर के हम आज तक उन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो बेंजामिन स्मिथ जो ब्लूम है, BS ब्लूम, उन्होंने और उनकी टीम ने एक टेक्सोनॉमी तैयारी करी है ना, जो कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, या आज हम उसे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से जानते हैं। तो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य है, उन शिक्षा के उद्देश्यों को 3 वर्गीकरण उन्होंने किया है बेसिकली। और अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो 3H बेस्ड मानी जाती है ना। फर्स्ट वन इज H इज रिलेटेड टू हेड, यानी जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, जो ज्ञान से रिलेटेड है। सेकंड H इज रिलेटेड टू हार्ट, जो कि हमारे मन स्थिति से रिलेटेड है, जो कि हमारी भावनाओं से रिलेटेड है, भावों को जो अभिव्यक्त करता है। एंड थर्ड H इज हैंड, थर्ड H इज हैंड, जो कि हमारी क्रियाओं को अभिव्यक्ति करता है। तो जो पहला है, इसी ढंग से ब्लूम्स ने इन 3H को बेस बनाते हुए जो टेक्सोनॉमी तैयार करी है वो इस प्रकार से है। आप ये स्क्रीन में इसको कि ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है, इन्होंने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज कोग्निटिव डोमेन, जिसको कि हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटीज, जो कि मानसिक क्रियाओं पर आधारित होता है। ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, उन्होंने कोग्निटिव डोमेन की बात करी है। सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, बेस्ड ऑन इमोशनल एक्टिविटीज, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, रिलेटेड टू हार्ट। एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन, बेस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, रिलेटेड टू थर्ड H हैंड। तो ये ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है, ये 3 में इन्होंने इसको विभाजित किया है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, ब्लूम्स ने, जब भी हम लोग शिक्षण की बात करते हैं और जब हम टीचिंग की बात करते हैं, तो उसमें अमूमन हम जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी का जो पहला जो भाग है, कोग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक जो पक्ष है, उस पक्ष को ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ब्लूम्स ने 1956 में टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स नामक अपनी एक बुक प्रतिपादित की, और इस बुक में उन्होंने जो कोग्निटिव डोमेन है, उस कोग्निटिव डोमेन के 6 पक्षों को निर्धारित किया। उसके जो शैक्षिक उद्देश्य है, उनको 6 वर्गों में बांटा है कि ये 6 वर्ग कौन कौन से, जिनके आधार पर कि हम अपना शिक्षण का जो कार्य है उस कार्य को संपादित करते हैं। अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण, अगर हम एक प्लानिंग की बात करते हैं, शिक्षण के लिए जो सबसे पहली जो एक प्राथमिकता है, जब भी कोई अध्यापक क्लास में जाता है, जैसा अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि टीचिंग की जो फेजेज है, उसकी जो पहली अवस्था है प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ का मीनिंग ये होता है कि कोई भी अध्यापक कक्षा में जाने से पहले, जब तक वो क्लास में एंट्री नहीं करता है, उससे पहले वो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए अपने जितनी भी तैयारी करता है,
चाहे वो लेसन प्लान तैयार करता हो, अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करता हो, अपनी अन्य तैयारियां करता हो, तो सारी प्री एक्टिव फेज़ आती हैं। प्री एक्टिव फेज़ में हम ये निर्धारित करते हैं कि आज का हमारा प्रकरण क्या होगा, आज का हमारा जो है ना जो शिक्षण के जो आयाम है वो कौन कौन से हैं, आज का हमारा जो है ना टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो टीचिंग के मेथड्स हम किन किन मेथड्स को हम आज यूज़ करेंगे, टीचिंग के जो स्किल्स हैं आज हम किन किन स्किल्स को क्लास में यूज करेंगे, आज बच्चे से हम किस टाइप से फीडबैक लेंगे, किस टाइप से उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, और क्या क्या हमारा आज का टीएलएम होगा, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है हम चार्ट बना करके ले जाएंगे, मॉडल बना करके ले जाएंगे। ये सारी स्थितियां अध्यापक कक्षा में जाने से पहले इन सबको तैयारी कर लेता है। और इंटरेक्टिव फेज में जितनी वो तैयारी करके जाता है उस सबको वहाँ पे व्याख्यान करता है, उस सबको वहाँ पे इंटरप्रेट करता है। तो इस ढंग से शिक्षण की जो एक प्रक्रिया है, टीचिंग की जो एक प्रोसेस है, एजुकेशन का जो एक पार्ट है, उसमें ब्लूम्स ने जो टेक्सोनॉमी दी है उन्होंने उसको जो फर्स्ट वन है कोग्निटिव डोमेन है, पहला जो आयाम है, पहला जो पक्ष है जिसको कि हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, कोग्निटिव डोमेन, उसमें उन्होंने 6 ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित किया है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट वन इज नॉलेज, ज्ञान। सेकंड वन इज बोध, कंप्रीहेंशन। थर्ड वन इज एप्लीकेशन, प्रयोग। फोर्थ वन इज एनालिसिस, विश्लेषण। एंड फिफ्थ वन इज सिंथेसिस, संश्लेषण। एंड सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो इस ढंग से ब्लूम्स ने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि किस ढंग से हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम इन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, किस ढंग से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस ढंग से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ये ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी में निर्धारित किया है। तो अब हम अगर हम इनको देखें एक एक करके, अगर इनके बारे में हल्का सी अगर हम जानकारी लेना चाहें, तो अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो ज्ञान उद्देश्य में तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान का विकास किया जाता है। इसमें हम विशिष्टताओं का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, प्रचलन तथा तारतम्य का ज्ञान, पद्धति, सार्वभौमिकता, तथ्यों तथा सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान लेते हैं। तो बेसिकली अब अगर हम इसको अभी हम आगे जाएंगे, लेटर ऑन ब्लूम्स ने अपनी जो ना रिवाइज टैक्सोनॉमी भी दी है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, हम नॉलेज की बात करते हैं, अब प्रश्न ये आता है कि हमने किसी चीज़ के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित कर दिया, हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करते हैं, वो उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त करते हैं, या किसी गतिविधि से, किसी प्रक्रिया से, किसी टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत, किसी जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे हैं, या हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञात होगा कि हमें किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, या हमने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ये कि किस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है, इसके लिए ब्लूम्स ने जितने भी उद्देश्य दिए हैं, जो 6 उद्देश्य दिए हैं, ज्ञान, बोध, है ना, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन 6 के अंतर्गत उन्होंने कई सारी एक्शन वर्ब्स दी है, जिनको कि हम क्रियाएं कहते हैं। जो क्रियाएं दी हैं, उन क्रियाओं को देखते हैं कि कौन सी क्रिया किस उद्देश्य के अंदर निर्धारित की गई है और वो कैसे पूर्ति होती है। और जहाँ तक हम लर्निंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो सीखने का जो सबसे बड़ा पैमाना है, मापन का जो सबसे बड़ा पैमाना है, वो होता है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है और चेंज इन बिहेवियर, इट शुड बी परमानेंट। जब हमारे व्यवहार में कोई परमानेंट परिवर्तन आ जाता है, एक अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, तब हमें लगता है, वो मापने का एक पैमाना होता है कि उससे हमें लगता है कि हाँ, हम सीख गए हैं, किसी चीज़ को हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, या हमने उसका अध्ययन कर लिया है, या हमने उसको सीख लिया है। तो अभी हम आगे जो ये 6 उद्देश्य दिए गए हैं, इन 6 उद्देश्यों के बारे में हम लोग जो इनकी एक्शन वर्ब्स है, उन एक्शन वर्ब्स को भी देखेंगे कि किस उद्देश्य के अंदर कौन सी एक्शन वर्ब निर्धारित की गई है। अगला जो उद्देश्य है वो है कंप्रीहेंशन, बोध।
बोध में हम उन सभी योग्यताओं एवं क्षमताओं को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध समझा अथवा बोधगम्यता से होता है। ज्ञान उद्देश्य में जिस पाठ्य वस्तु के प्रत्यास्मरण के विकास पर बल दिया जाता है, उसी पाठ्य वस्तु को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इस स्तर में हम अनुवाद, अर्थापन आदि को लेते हैं। अर्थात कि जब भी हम एक ज्ञान की बात करते हैं, हम बोध की बात करते हैं, बोध का मतलब होता है समझ। किसी चीज को हमने ज्ञानार्जन कर लिया। ज्ञानार्जन करना और समझ पैदा होना, दोनों में बहुत अंतर है। हम सामान्य रूप से कोई भी चीज़ है, ज्ञान को अगर देखा जाए तो ज्ञान जो है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास सूचनाओं का एक संग्रहण रहता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचनाओं का संग्रहण है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा विद्वान है, उतना ज़्यादा ज्ञानी है। यही हम आम भाषा में हम इसी चीज़ को मान करके चलते हैं। लेकिन बोध में ये एकदम से ज्ञान से ऊपर का स्तर होता है। अब हम शिक्षण के अगर स्तर की बात करते हैं, भले वो अलग प्रकरण है, हम अगर शिक्षण के स्तरों की बात करते हैं तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहले वाला स्तर जो होता है वो होता है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर हम उसको कहते हैं। दूसरा होता है बोध स्तर, है ना, और तीसरा होता है चिंतन स्तर, है ना। तो अगर हम जो है ना, जो फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन इज थिंकिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम किसी चीज़ की हमारे पास, हमारे मन मस्तिष्क में कोई चीज़ बस जाती है, किसी का हमारे पास एक संकलन होता है, तो हमारे ज्ञान का होता है। बोध होता है समझ, कंप्रिहेंशन कहें या आप अंडरस्टैंडिंग कहें, जिस चीज़ को हम समझ पाएँ, अर्थात हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम उसका अनुवाद कर सकते हैं, हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज्ञान। इसके भी बहुत सारे एक्शन वर्ब्स है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्शन वर्ब्स है और किनको किस ढंग से उनको व्याख्यात करते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का, वो है प्रयोग। इस वर्गीकरण में संपूर्ण ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं एवं इस नियम का अनुसरण करते हैं कि किसी विधि, सिद्धांत एवं विचार का प्रयोग करने से पूर्व उसको समझना आवश्यक है। क्योंकि यदि विद्यार्थी किसी वस्तु को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह उसका प्रयोग भी कर सकता है। अर्थात जो कुछ हम सीखते हैं उसका अधिकांश भाग वास्तविक जीवन में समस्या समाधान हेतु एवं विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करते हैं। इस पक्ष के अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्ययों, तथ्यों, नियमों, साधनों, सिद्धांतों का सामान्यकरण करना, पाठ्यवस्तु संबंधी तथ्यों की कमजोरियों का निदान करना एवं पाठ्यवस्तु का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना होता है। प्रयोग कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ को हमने एक बार ज्ञान अर्जन जिसका हमने कर लिया है, जिस चीज़ को हमने समझ लिया है, अब स्थिति आती है उसको प्रयोग करने की कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ है, हम लोग तब तक हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको उसकी जानकारी ना हो, जब तक कि हमने उसको सीखा ना हो, जब तक हमें उसकी समझ ना हो। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, शिक्षण के अलावा भी आप कोई सा भी दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें कि हम प्रयोग की बात कर सकते हैं। जब तक हमको जो ना ड्राइविंग करना नहीं आएंगे तब तक हम कार नहीं चला सकते हैं। जब तक हमको उसकी समझ नहीं होगी कि एक्सीलेटर क्या होता है, गियर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, हॉर्न कहाँ से बजता है, जब तक हमको उसकी समझ नहीं होगी तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए। इसी ढंग से शिक्षण में जब तक हमको किसी विधि का पता नहीं होगा, किसी मेथड का पता नहीं होगा, किसी स्किल का पता नहीं होगा, किसी टेक्निक का पता नहीं होगा, किसी स्ट्रेटेजी का पता नहीं होगा, तब तक हम उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे प्रिपेयर होना है, एक ऑडियो विजुअल एड्स को हम कैसे तैयार करना है, तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इवन अगर हमने पीपीटी बनाई है, हमने कोई ऑडियो विजुअल एड्स तैयार किया है, जब तक हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक हमको उसके बारे में समझ नहीं होगी, तब तक हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो चौथा जो उद्देश्य है वो है एनालिसिस। यह ज्ञान, बोध और प्रयोग की अपेक्षा
उच्च स्तर का उद्देश्य है। विश्लेषण में सामग्री को विभिन्न अंगों में बांटना तथा विभिन्न अंगों को एक दूसरे को पता लगाने और उनके संगठित किए जाने के उपायों को विकसित करने पर बल दिया जाता है। इसमें तत्वों का व्यवस्थित रूप में विश्लेषण, तत्वों के संबंध का विश्लेषण तथा नियमों, व्यवस्थित सिद्धांतों के तत्वों का विश्लेषण आता है। विश्लेषण यानी एनालिसिस, किसी चीज को डिवाइड करना, किसी चीज को विश्लेषित करना, किसी चीज को फैला देना, किसी चीज का इंटरप्रेट करना, किसी चीज को खोल देना, ये विश्लेषण के अंदर। हमारे पास कोई भी एक वाक्य है, कोई भी एक प्रकरण है, कोई भी एक बिंदु है, जब हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, सपोज हम कहते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो विश्लेषण है हम कर सकते हैं। एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन का डेफिनेशन दीजिए, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एजुकेशन की थ्योरीज क्या होती है, एजुकेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, छोटी छोटी एजुकेशन का इवोल्यूशन क्या होता है। तो ये जब हम उसको, एजुकेशन एक अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, उस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसको हम एनालिसिस कहते हैं। इसके भी बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं, अभी हम आगे उसमें डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ वन इज संश्लेषण, सिंथेसिस। संश्लेषण का आशय विभिन्न तत्वों और अंगों को मिलाकर इस प्रकार रखने से है कि संपूर्ण का निर्माण हो जाए। सामान्य रूप से हम अपने अनुभवों को नवीन सामग्री अथवा ज्ञान के साथ पुनः जोड़ते हैं। इसमें तत्वों को नई संरचना में संगठित किया जाता है। विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति, योजना का निर्माण, अमूर्त संबंधों के विन्यास द्वारा व्युत्पत्ति आदि लेते हैं। अब संश्लेषण इज जस्ट अपोजिट टू एनालिसिस। अगर हम संश्लेषण की बात करते हैं तो संश्लेषण क्या है, विश्लेषण का अपोजिट है। विश्लेषण में क्या होता है कि हम किसी भी जो हमारे पास सामग्री है, हमारे पास जो प्रकरण है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं। और संश्लेषण में जो फैला हुआ प्रकरण है, जो फैली हुई चीज़ें हैं, उन सबको हम संगठित करके एक साथ करते हैं। अब हमने देखा कि सपोज है हम जो ना पुष्प पढ़ा रहे हैं, तो पुष्प के जो विभिन्न भाग है, अब अगर सपोज है हम एक प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी रूट भी है, उसका जो ना तना भी है, उसकी पत्ती भी है, उसके फूल भी है, फूल के विभिन्न भाग भी है, ये सब चीज़ें अलग अलग है। और जब हम उसको जो ना अलग अलग हिस्सों में हमने उसको देख लिया है, हम उसको संगठित कर रहे हैं, हम उसको संश्लेषित कर रहे हैं। जब अलग अलग भागों को जोड़ करके हम एकत्रित करते हैं और उसको हम एक रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। जैसे जो विभिन्न भाग है, जो जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, कलियां हैं, उन सबको हम संगठित करके एक प्लांट के रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं, एक पौधे के रूप में हम उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, या हम उसको एक संगठित रूप में लेकर के उसका व्याख्यान करते हैं। और लास्ट वन जो इसका है, जो छठा जो सिक्स्थ जो उद्देश्य है, वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों व सामग्रियों इत्यादि का मूल्यांकन निर्धारित करने से है। इसमें मूल्यांकन हेतु मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संदर्भ सामग्री का मूल्य निर्धारण करते हैं। इसमें अंतरिम प्रमाण के संदर्भ में निर्णय तथा बाह्य प्रमाण के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। जब भी हम किसी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उस पूर्ण की सार्थकता या उसके पूर्ण होने की जो पुष्टि है, वो मूल्यांकन के द्वारा ही प्रतिपादित होती है। जब भी कोई भी प्रकरण हो, कोई भी गतिविधि हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी कार्य हो, उस कार्य की पूर्णता, उसके अच्छे और बुरे का ज्ञान, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स केवल और केवल मूल्यांकन के द्वारा वो ज्ञात की जा सकती है। बिना मूल्यांकन की कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से हमने कहा कि हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, और उद्देश्यों की जब हमको प्राप्ति करनी होती है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति हम केवल मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ये हम मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने ब्लूम्स के द्वारा जो ये 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, ये 6 उद्देश्य हमें ध्यान रखना है हमेशा, ये हमारे कोग्निटिव डोमेन के पार्ट है। जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, उस पक्ष के ये भाग है।
कौन कौन से भाग थे? फर्स्ट वन इज नॉलेज, सेकेंड वन इज कंप्रीहेंशन, थर्ड वन इज एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज एनालिसिस, फिफ्थ वन इज सिंथेसिस एंड सिक्स्थ वन इज इवेल्यूशन। तो इसके बारे में हमने ये सब इस जानकारी अभी देखी कि नॉलेज में क्या होता है, कंप्रीहेंशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में क्या होता है और इवेल्यूशन में क्या होता है। अब देन इसके बाद जिसकी जो हम बात कर रहे थे, जो इनकी जो एक्शन वर्ब्स हैं, हम कैसे ज्ञात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर समाहित रहती हैं, कौन कौन सी एक्शंस रहती हैं। तो ब्लूम्स के द्वारा इनको जो एक्सप्लेन किया गया है वो इस प्रकार से हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम एक्शन वर्ब्स की बात करते हैं, लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जैसे हम बता रहे थे कि ब्लूम्स बीएस ब्लूम्स हुए हैं, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम हुए हैं, उन्होंने 1956 में अपनी टैक्सोनॉमी दी है, जो कि आज तक बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो आज तक चलता आ रहा है। और आज भी हम अपने जो शिक्षण का कार्य करते हैं, लेसन जो हम प्लानिंग करते हैं, उसमें हम इस टैक्सोनॉमी को यूज करते हैं। भले ही अभी जो ना ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी को जो ना उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनको जो ना रिवाइज कर दिया है, हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो है नॉलेज। नॉलेज के अगर आप आगे देखेंगे, इसके आगे जो एक्शन वर्ब्स लिखी हुई है, डिफाइन, लिस्ट, लेबल, मेजर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस, सेलेक्ट, स्टेट, राइट, अंडरलाइन, ये एक्शन वर्ब्स हैं नॉलेज के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। विद्यार्थी ने आंसर दिया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इससे क्या अभिव्यक्त हो रहा है? अगर आप देखेंगे सेकंड रो में रिकॉल आपके सामने आ रहा है, रिकॉल यानी विद्यार्थी ने उस चीज को रिकॉल किया है। उसको पता था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, वो उसके सबकॉन्शियस, वो उसके क्या है, कॉन्शियस माइंड में था, और उन्हें पता था कि भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो उन्होंने उसको तुरंत कर दिया। इट मीन्स विद्यार्थी ने क्या किया, उसको रिकॉल किया है। तो हमने जब प्रश्न पूछा तो हमें यह समझ में आ गया कि विद्यार्थी ने क्या है, विद्यार्थी का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हमने जो प्रश्न पूछा उससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि विद्यार्थी को इसका नॉलेज है, वो इसको रिकॉल कर पा रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि उसने क्या है, रिकॉल नॉलेज के अंतर्गत है, तो उसकी ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। इसी ढंग से रिकॉल के आगे रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज में नहीं, पहचानना। सपोज है सामने जो है ना एक कोई पोस्टर लगा हुआ है, किसी का चित्र बना हुआ है, और हमने कह दिया कि विद्यार्थी आप बताएं कि सामने जो है ना ये पोस्टर किसका लगा हुआ है ना। तो विद्यार्थी ने कह दिया ये क्या है, भारत के जो सबसे प्रिय जो राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो है। तो विद्यार्थी ने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचाना है। इसका मतलब हमारे क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इस तरह से जो एक्शन वर्ब्स है, उन एक्शन वर्ब्स के द्वारा हम अपने शिक्षण के दौरान जो गतिविधियां संपादित होती है उन गतिविधियों के बारे में हम जानकारी उनसे हम ये समझ पाते हैं कि विद्यार्थी के कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक इसी ढंग से अगला जो ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, कंप्रीहेंशन को हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, जो कि RCEM एक अप्रोच आई है, उन्होंने भी अपनी टैक्सोनॉमी दी है। RCEM ने, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने, तो उनकी जो टैक्सोनॉमी है उसमें उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो उन्होंने कंप्रीहेंशन का नाम अंडरस्टैंडिंग दिया है, या अभी जो है ना जो ब्लूम्स की जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उन्होंने भी इसको जो है ना कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहा है। तो इसके अंदर जो एक्शन वर्ब्स है वो है चेंज, क्लासीफाई, जज, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, इलुस्ट्रेट, इंडिकेट, इंटरप्रेट, जस्टिफाई, नेम, रिप्रेजेंट, सेलेक्ट, समराइज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट।
तो ये इस ढंग से ये जो कंप्रीहेंशन है इसके अंदर भी बहुत सारी एक्शन वर्ब्स है। जिस ढंग से ये सब चीज़ें आ रही है तो हम उसको क्लियर करते रहते हैं। अगर माना हम इसमें कहें डिस्टिंग्विश की बात करते हैं तो अगर हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो अभिव्यक्तियां हैं, हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो स्वाभाविक है विद्यार्थी उसको तभी दो चीज़ों के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाएगा जबकि उसकी समझ होगी। बिना समझ के वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, उसके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। जब तक विद्यार्थी को किसी चीज़ की समझ ना हो, उसको कॉम्प्रिहेंशन ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक वो किसी चीज़ को ठीक इसी ढंग से एक्सप्लेन है। अगर हम विद्यार्थी को कहें कि आप जो है ना संस्कृत का एक कोई दोहा या एक कोई श्लोक विद्यार्थी को पढ़ा और उसको कहा कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो विद्यार्थी उसको तभी उसकी व्याख्या कर पाएगा, उसको तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जबकि विद्यार्थी को उसकी समझ हो, जब ने उसको अंडरस्टैंड किया हो। नॉलेज के आधार पर नहीं कर सकता है, केवल ज्ञान है, ज्ञान उससे अलग चीज़ है। ज्ञान के आधार पर उस विद्यार्थी को एक श्लोक याद हो सकता है, उसने रटा हुआ है, उसको याद है, वो ज्ञान के तहत हो सकता है। लेकिन अगर उस श्लोक को एक्सप्लेन करने की स्थिति आती है, उसकी व्याख्या करने की बात आती है, तो कोई भी विद्यार्थी उसकी व्याख्या तभी कर पाएगा अगर उसको उसकी समझ हो। वो बिना समझ के क्या है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर जो एक्शन वर्ब्स हैं वो है एसेस, चेंज, चूज, सॉल्व, कंडक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंप्यूट, डिमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, एक्सप्लेन, इस्टेब्लिश, सेलेक्ट, यूज आदि बहुत सारी एक्शन वर्ब्स हैं एप्लीकेशन के अंतर्गत भी। अगर हम जो ना इसमें भी अगर हम देखें तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करना, है ना, तो वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन है, कार्य है, वो प्रयोग है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट करना, कंडक्ट करना, किसी चीज़ को संपादित करना, या कंप्यूट करना, किसी चीज़ की गणना करना। तो ये एप्लीकेशन के अंदर, जैसा हम पहले इसमें काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपकी समझ में ये क्लियर हो चुका होगा आपका कंसेप्ट इसमें। और फोर्थ वन जो है एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण के अंदर भी एनालिसिस, एसोसिएट, कंपेयर, कंक्लूड, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई, जस्टिफाई, पॉइंट आउट, रिजॉल्व, सेलेक्ट, सेपरेट। तो इस टाइप की स्थितियाँ जो एनालिसिस है विश्लेषण के अंदर भी, जैसे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जब हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट करके उसका एक्सप्लेन करते हैं, या एक कोई सामान्य प्रकरण है, उस सामान्य प्रकरण को हम जो छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट में छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसमें डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको हम एनालाइज। इसके अंदर भी बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक इसी संग सिंथेसिस जो फिफ्थ वन है, इसके अंदर है आर्ग्यू, कंक्लूड, कंबाइन, डिराइव, डिस्कस, जनरलाइज, इंटीग्रेट, प्रूव, प्रिसाइज, रिलेट, रीस्टेट, सिंथेसाइज, है ना। सिंथेसाइज आप मीनिंग बड़ा क्लियर है कि किसी चीज़ को जो बिखरी हुई चीज़ें है उसको क्या करना है, हमको एक साथ करना है। जैसे हम कंक्लूड है, कंक्लूड में अगर अब विद्यार्थी है, जब भी हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का हम लोग कोई काम कर रहे होते, कहते हैं उसको कंक्लूड करना है, या आप उसको समराइज़ कीजिए, आप उसको इकट्ठा कर दीजिए, आप उसको कंबाइन कर दीजिए, जो फैली हुई चीज़ें हैं उसको हमको क्या है एकत्रित करना होता है। और जो सिक्स्थ वन है, वो सिक्स्थ वन है हमारे पास इवैल्यूएशन, जो इसका इवैल्यूएशन का पार्ट है, मूल्यांकन का पार्ट है। इसमें जो एक्शन वर्ब्स है वो है एसोसिएट, चूज, कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंक्लूड, डिफेंड, डिटरमाइन, इवैल्यूएट, जज, रिकॉग्नाइज, रिलेट, सेलेक्ट, सपोर्ट, वेरीफाई। तो ये छह चीज़ें, छह जो ऑब्जेक्टिव्स थे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के, इनके बारे में हम लोगों ने अभी ये डिटेल से हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में ये छह जो भाग थे, जो कोग्निटिव डोमेन था, कोग्निटिव डोमेन के अंदर जो
6 ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी की कि नॉलेज क्या है, कंप्रीहेंशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है, एवोल्यूशन क्या है, और इनके अंदर जो एक्शन वर्ब्स हैं वो एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी है और किस ढंग से हम उनको ज्ञान लेते हैं, किस ढंग से हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक पक्ष तो ये था जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो उन्होंने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ये कॉग्निटिव डोमेन है और कॉग्निटिव डोमेन को ही हम मैक्सिमम रूप में शिक्षण में, अधिगम में, टीचिंग में हम इसको मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक इसी ढंग से ब्लूम्स के जो दूसरे सहयोगी रहे हैं उसमें रहे हैं आपके कर्थवाल रहे हैं, मसीहा रहे हैं। इन्होंने 1964 में जो अगर हम शुरू में जब हम एक कैटेगराइजेशन कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्टिव से क्या है, 3 डोमेन है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों को मिलाकर के टैक्सोनॉमी कंप्लीट होती है। लेकिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स ने अपने आप में केवल शिक्षण के लिए जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन को प्रतिपादित उन्होंने किया था 1956 में, और उसके अंदर 6 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक इसी ढंग से जो अफेक्टिव डोमेन है जिसको कि हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, भावात्मक पक्ष में भी उनकी जो सहयोगी है वो गर्थवाल रहे हैं और मसीहा रहे हैं। उन्होंने 1964 में उनकी एक टीम ने जो टैक्सोनॉमी का जो सेकंड पार्ट है, जो अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक पक्ष है, उसका कंसेप्ट दिया। और उसके अंदर भी ठीक इसी ढंग से जिस ढंग से कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक वैसे ही जो 6 ऑब्जेक्टिव्स है वो भावात्मक जो पक्ष है, जो अफेक्टिव डोमेन है, उसके अंतर्गत भी वो 6 पक्ष है। मैं वो भी आपको स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप उसको भी थोड़ा सा समझ लें। भले ही हम इतने विस्तृत में उसको नहीं समझा पाएंगे समय की बाध्यता के कारण, जितना कि हमारे पास जो है ना, जितना हमने कॉग्निटिव डोमेन को बताया है उतना हम भावात्मक पक्ष को नहीं बताएंगे इसमें अभी हम अगले लेक्चर में। लेकिन आज हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 6 भाग कौन कौन से हैं। तो ये जो 6 पार्ट है अगर आप देखेंगे तो ये भावात्मक पक्ष में जो जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा, ये इनकी एक टीम थी। इन्होंने 1964 में जो टैक्सोनॉमी दी है अफेक्टिव डोमेन वाली, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में इन्होंने जो दिया है, फर्स्ट वन इज आग्रहण, रिसीविंग, है ना। यानी किसी भी चीज़ की जब भी हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है, कोई चीज़ हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास आ रही है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हम उसका संग्रहण कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, भावों से संबंधित है। इसका मैं आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ तीनों चीज़ों का, कि जो तीनों ही हमारे डोमेन है, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन है, चाहे वो अफेक्टिव डोमेन है, चाहे वो साइकोमोटर डोमेन है। जो साइकोमोटर डोमेन है उसको हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। तो चाहे वो कॉग्निटिव है, चाहे वो अफेक्टिव है, चाहे वो कॉग्निटिव है या वो साइकोमोटर डोमेन है, तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड रहते हैं। तीनों में एक घनिष्ठ संबंध है। कभी भी अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जो शिक्षा शास्त्र से बाहर का जो सामान्य रूप में हम जिसको उदाहरण करते हैं, सपोज एक कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे एडल्ट है, चाहे हम लोग जो ज़्यादा एज ग्रुप के जो लोग हैं, हम लोग अगर कभी भी आपका हाथ किसी गर्म वस्तु में लग जाता है, किसी जलती हुई लौ में लग जाएगा, और किसी अगर आलपिन आपके हाथ में चुभ गई है या तवे में हाथ लग जाता है गर्म चीज़ में, तो हम बहुत जल्दी फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड्स में हम अपने हाथ को उस गर्म वस्तु से हटा देते हैं, या आलपिन से हम हटा देते हैं। जैसे वो चुभती है, कांटा चुभ जाता है तो हम एकदम से उसको करते हैं, या हमारे पत्थर में कोई कंकड़, हमारे पैर में कोई कंकड़ चुभ जाता है, या कोई कांटा पैर में चुभ जाता है, आलपिन चुभ जाता है, तो हम बहुत जल्दी उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज नॉलेज, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, कि हमको एकदम से उसकी जानकारी हुई कि ये चीज़ गर्म है, हमें उस चीज़ का ज्ञान हुआ, और इमीडिएट जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, जो हमारा हृदय है, जो हमारे इमोशंस है, वो इस चीज़ को फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड में ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारे लिए लाभदायक है या हमारे लिए हानिकारक है। हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड
हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है या हमें कांटा चुभ गया है। और ठीक उसी ढंग से जो थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम कहते हैं कि उतनी जल्दी हमारा हाथ उस गर्म वस्तु से हट जाता है, हम उतनी जल्दी रिएक्शन देते। तो तीनों चीज़ें हैं, पहले तो हमको उसका ज्ञान होता है, दूसरा हमारा जो हृदय है, हमारी जो भावनाएं हैं उसको यह साबित करती हैं, उनको ये जानकारी मिल जाती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, उसको डिसाइड कर लेते हो, फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि ये गलत है या ये अच्छा है ना। आप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज रिसीविंग और सेकंड वन इज रिस्पॉन्डिंग। और इस ढंग से ठीक साइकोमोटर वाला जो पोर्शन है उसमें हम उतने जल्दी क्या है उसकी प्रतिक्रिया हम लोग कर देते हैं, है ना। तो इसका फर्स्ट वन इज रिसीविंग है, सेकंड वन इज रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वन इज वैल्यूइंग, फोर्थ वन इज कंसेप्चुअलाइजेशन, फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्स्थ वन इज कैरेक्टराइजेशन। तो पहला है आग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, और तीसरा है वैल्यूइंग, उसका आंकलन करना, चौथी चीज़ है अवधारणा कंसेप्चुअलाइजेशन, और फिफ्थ वन इज संगठन या व्यवस्थापन, और फोर्थ वन इज कैरेक्टराइजेशन। तो ये जो इसको भी हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का ही पार्ट मानते हैं। भले ही ये जो प्रतिपादन किया था ये इसमें ब्लूम्स के साथ कर्थवाल और मसीहा भी शामिल थे, 1964 में ये आया था। इसका हम डिस्कशन अपने जो अगला हमारा व्याख्यान है उसमें करेंगे। ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो चीज़ें हैं ठीक जिस ढंग से हमारे लिए जो पहला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, कोग्निटिव डोमेन हमारे लिए जिस ढंग से इम्पोर्टेंट है उसी ढंग से हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कोग्निटिव डोमेन में जिस ढंग से कोग्निटिव डोमेन के अंदर हर उद्देश्य के लिए एक्शन वर्ब निर्धारित है, ठीक वैसे ही अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी एक्शन वर्ब्स निर्धारित हैं। उनको हम लेटर ऑन हम उसको डिस्कशन करेंगे, या मैं अपना अगला जो व्याख्यान होगा उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं अभी जो RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसकी मैंने बीच में बात करी थी, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों को कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि विद्यार्थी क्या है कि जब उसके सामने जो कोग्निटिव डोमेन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिक्षण के लिए हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं, अधिकांश जो हम यूज करते हैं वो हम कोग्निटिव डोमेन को यूज करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को ही हम अधिकांश यूज करते हैं। जब भी हम शिक्षण की प्रक्रिया होती है, लेसन प्लानिंग होती है या टीचिंग का जब काम होता है, तो हम केवल क्या है जो हमारा कोग्निटिव डोमेन है उस कोग्निटिव डोमेन को मैक्सिमम यूज करते हैं। और बच्चा ये जानने में बड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो एक्शन वर्ब थी उसके अंदर बहुत सारी एक्शन वर्ब्स हैं, और उन एक्शन वर्ब्स में बहुत सारी कई बार जो है बहुत सारी एक्शन वर्ब्स ऐसी है जो रिपीट भी हो रही है, बहुत सारी एक्शन वर्ब्स ऐसी है जो नॉलेज में भी है, वो कंप्रीहेंशन में भी है, और वही एप्लीकेशन में भी है, एनालिसिस में भी है, सिंथेसिस में भी, एवोल्यूशन में है। तो बहुत सारी एक्शन वर्ब्स रिपीट होती है, विद्यार्थी उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी एक्शन वर्ब्स किस उद्देश्य के अंदर फिट हो रही है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा टॉपिक है प्रकरण पर आधारित होता है, या हमारा जो हम TLM यूज कर रहे हैं, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, हम जो स्किल्स यूज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उन पे निर्धारित करती हैं कि किस पार्टिकुलर समय में कौन सी एक्शन वर्ब्स किस ऑब्जेक्टिव्स में फिट हो रही है। लेकिन उसका एक जो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है तो वो RCEM अप्रोच ने दिया है 1972 में। जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, उन्होंने अपनी एक टैक्सोनॉमी प्रतिपादित करी जो कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के पैरेलल ही था। उन्होंने केवल जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उस पक्ष को लिया है और उसको उन्होंने डिवाइड किया है। तो जो ब्लूम्स ने जो एक्शन वर्ब्स दी थी वो RCEM अप्रोच ने उसको मेंटल एबिलिटीज नाम दिया। उन्होंने एक्शन वर्ब्स न कह करके मानसिक क्रियाएं कहा है, उसको उन्होंने मेंटल एबिलिटीज का नाम दिया, और उनकी संख्या निर्धारित कर दी है 17 मानसिक क्रियाएं कर दी है। तो 17 क्या है, विद्यार्थी आराम से समझ भी सकते हैं और वो उनको रिकॉल और रिकॉग्नाइज भी कर पाते हैं। ज्ञान तो उनको हो ही जाता है उसका, उसको एक तरह से अच्छे ढंग से समझ पाते हैं और उनके ध्यान में रहता है, उनके हमेशा क्या है वो एक कॉन्शियस माइंड में रहता है और वो उसको आराम से एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। तो हम जब RCEM अप्रोच को देखते हैं तो उन्होंने 17 मेंटल एबिलिटीज़ को दिया है, जो कि स्क्रीन में ये हमारा जो ना
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM, 1972 में इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी दी। तो इन्होंने पहला जो कॉग्निटिव डोमेन का जो पहला पक्ष था नॉलेज को इन्होंने एज इट इज़ रखा कि नॉलेज का नाम चेंज नहीं किया है, नॉलेज ही है। और इसके अंतर्गत इन्होंने 2 मेंटल एबिलिटीज़ रखी है। फर्स्ट वन इज़ रिकॉल, प्रत्याहार स्मरण करना, और सेकंड वन इज़ रिकग्निशन, यानी अभिज्ञान करना, उसको पहचानना, उसको जान लेना, उसका रिकग्नाइज कर लेना। तो अब विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो गया है कि जैसे हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में देखते हैं कि वहाँ पर नॉलेज के लिए बहुत सारे एक्शन वर्ब्स है। अब इन्होंने यहाँ पर RCM ने इसको एक्शन वर्ब ना कह करके मेंटल एबिलिटीज़ कहा है और केवल 2 निर्धारित किए हैं। फर्स्ट वन इज़ रिकॉल और सेकेंड वन इज़ रिकग्निशन। ठीक इसी ढंग से सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में सेकेंड जो पार्ट था उसका नाम था कंप्रीहेंशन, बोध। और यहाँ पर RCM अप्रोच ने उसको कर दिया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग भी बोध ही होता है, तो बोध हो गया है यहाँ पर, लेकिन उसका नाम अंडरस्टैंडिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ को रखा है। फर्स्ट वन इज सी रिलेशनशिप, संबंध देखना। सेकेंड वन इज साइट एग्जाम्पल, उदाहरण देना। थर्ड वन इज डिस्क्रिमिनेट, भेद करना। फोर्थ वन इज इंटरप्रेट, व्याख्या करना। फिफ्थ वन इज क्लासीफाई, वर्गीकरण करना। सिक्स्थ वन इज वेरीफाई, पुष्टि करना। एंड सेवंथ वन इज जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करना। तो RCM अप्रोच ने नॉलेज में 2 मेंटल एबिलिटीज़ रखी है और अंडरस्टैंडिंग में 7 मेंटल एबिलिटीज़ उन्होंने रखी है। ठीक इसी ढंग से थर्ड वन इज एप्लीकेशन। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में भी एप्लीकेशन था और यहाँ भी क्या है, वो एज इट इज़ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में इन्होंने 5 मेंटल एबिलिटीज़ रखी है। तो इन 5 में फर्स्ट वन इज रीजनिंग, तर्क देना। सेकेंड वन इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन करना। थर्ड वन इज एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। फोर्थ वन इज इन्फर, निष्कर्ष निकालना। और फिफ्थ वन इज प्रिडिक्ट, पूर्व कथन करना या भविष्यवाणी करना। तो इस ढंग से एप्लीकेशन जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में थर्ड पार्ट था, एप्लीकेशन थर्ड ऑब्जेक्टिव्स था, वो ठीक RCM अप्रोच में भी क्या है, वो थर्ड ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पर है। और फोर्थ वन इज ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो चौथा था वो एनालिसिस था, पांचवा सिंथेसिस था और जो सिक्स्थ था वो इवैल्यूएशन था। तो RCM अप्रोच ने तीनों को मिलाकर के, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, तीनों को मिलाकर के क्रिएटिविटी बना दिया है। तो उन्होंने जो चौथा जो ऑब्जेक्ट हुआ उसको हम कई जगह हम इसको स्किल के रूप में यूज करते हैं, कई जगह हम इसको क्रिएटिविटी के रूप में, तो उन्होंने क्रिएटिविटी कहा है। और क्रिएटिविटी के अंतर्गत 3 गतिविधियां हो गई है। तो फर्स्ट वन में अगर आप देखेंगे, नॉलेज वाले में 2 हैं और अंडरस्टैंडिंग में 7 है, 7 और 2 9 हो गई है। और एप्लीकेशन में 5 है, 14 हो गया। और क्रिएटिविटी में 3 है, 17। तो इस ढंग से कुल मिलाकर के 17 मेंटल एबिलिटीज RCM निर्धारित की है। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन था उसको RCEM ने चेंज करके उसको कॉग्निटिव डोमेन को ही उन्होंने डिस्क्राइब किया है और उसमें 17 मेंटल एबिलिटीज़ क्लियर की है। नॉलेज हो गया, सेकंड जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गया, थर्ड वन इज एप्लीकेशन एज इट इज़ रहा है और फोर्थ वन क्या है, क्रिएटिविटी रहा है। इसमें से जो मैक्सिमम जो एबिलिटीज़ हैं, जो मेंटल एबिलिटीज़ है 17, वो विद्यार्थी उसको भली भांति समझते हैं और लगभग जिन चीज़ों को हमने अभी पीछे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जिनको हमने जो है डिस्क्राइब किया था वो सब चीज़ें ही यहाँ पर आ रही हैं। तो ये इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है, जो एजुकेशन के अंदर जो टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अगर हम देखें तो मेन रूप से टैक्सोनॉमी के अंदर जो 3 भाग है, चाहे वो फर्स्ट वन इज कोग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज साइकोमोटर डोमेन, थर्ड वन इज अफेक्ट साइकोमोटर डोमेन, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन।
या कोग्निटिव डोमेन है। तो आज हमने जो एक पार्ट लेकर के चले थे हम लोग, कोग्निटिव डोमेन लिया, और उसके साथ साथ कोग्निटिव डोमेन के साथ साथ ही हमने जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का जो कोग्निटिव डोमेन है उसके साथ साथ हमने आरसीएम का जो कोग्निटिव डोमेन है उसको भी क्लियर कर दिया, ताकि विद्यार्थी उसको समझ सके। और जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो एक्शन वर्ब्स है, अब वो आरसीएम में मेंटल एबिलिटीज़ के रूप में कम हो गई है, और विद्यार्थियों को उसको समझने में उससे विद्यार्थियों को बहुत सहजता होगी, बहुत सरलता होगी। और तो इसके साथ ही जो आज का हमारा जो प्रकरण है हम इसको यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम जो टैक्सोनॉमी की जो 2 और पार्ट है, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।